नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की सरकार बनाने की तैयारी की, आरएसएस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की, देखेंगे महाराष्ट्र में एनडीए को लगे झटके को, केजरीवाल की पीएम मोदी को चुनौती को, जानेंगे बीजेपी को लेकर फारूक अब्दुल्ला के तीखे बयान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष का जोरदार हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी नॉमिक्स भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप। केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का करारा हमला। कांग्रेस महासचिव ने कहा, अपने चुनिंदा मित्रों की तिजोरी भरना इनका मकसद। पूर्व सीएम ने साधा राजस्थान सरकार पर निशाना। अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा। बस मार्शल के मुद्दे पर घिरी बीजेपी। अब संजय सिंह का आया बयान। आप नेता ने कहा, बीजेपी ले रही अरविंद केजरीवाल की योजना का लाभ। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में वोटिंग पूरी होने के बाद अब इंतजार 8 अक्टूबर का है। तमाम टीवी चैनलों के सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी दोनों ही राज्यों में पिछड़ रही है, तो कांग्रेस और उसके सहयोगी सरकार बनाते दिख रहे हैं। डीबी लाइव के सर्वे में भी दोनों ही राज्यों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते दिख रही है। लेकिन जब तक चुनाव परिणाम सामने नहीं आ जाते, तब तक कांग्रेस नेताओं की भी चिंता बढ़ी हुई है। 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। कांग्रेस को बड़ी जीत की उम्मीद है, लेकिन काउंटिंग से पहले वो कोई कमी नहीं रखना चाहती है। काउंटिंग सेंटरों के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने तंबू गाड़ दिए हैं। ईवीएम की रखवाली की जा रही है। वोटिंग के बाद से ही हरियाणा में कांग्रेस के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। पार्टी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सीएम पद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि अभी कोई नाम तय नहीं है। पार्टी में नेता के चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, विधायकों की राय ली जाती है और फिर हाईकमान तय करता है कि किसे जिम्मेदारी दी जानी है। उन्होंने पार्टी के दूसरे दावेदारों की तरफ संकेत करते हुए कहा कि कोई भी सीएम पद के लिए दावेदारी कर सकता है, ये सभी का हक भी है। चुनाव प्रचार थमने से कुछ समय पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले अशोक तंवर ने भी सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कैंप में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता अनिल विज ने तमाम एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और दावा किया है कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता मीडिया से कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस की पिछली सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी की विफलताओं और निकम्मेपन जैसे मुद्दों पर लड़ा गया। 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस अपने वादे पूरे करेगी। हमने 2005 में अपने शासनकाल में किए गए वादे पूरे किए और 2009 में भी हमने सभी वादों को पूरा करके दिखाया। विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अभी से बीजेपी हताश नजर आ रही है, तो उसकी चिंता आरएसएस के पूर्व अध्यक्ष ने भी बढ़ा दी है। आरएसएस के गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष सुभाष वेलिंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। जगह जगह उनका विरोध हो रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरा है। तो क्यों आरएसएस के पूर्व अध्यक्ष का हो रहा है विरोध? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस की गोवा इकाई के पूर्व प्रमुख सुभाष वेलिंकर फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है और पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल वेलिंकर ने हाल ही में गोवा के रक्षक माने जाने वाले पादरी फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों के डीएनए परीक्षण की बात कही थी। उनके इस बयान से पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। सुभाष वेलिंकर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए पूरे गोवा में करीब 6 शिकायतें दर्ज की गई। उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ये पहली बार हो रहा है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और आरएसएस नेता फरार चल रहा है, वो भी कोई आम आदमी नहीं बल्कि गोवा के पूर्व संघ प्रमुख। ऐसे में सवाल संघ पर तो उठ ही रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार भी सवालों के घेरे में है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि गोवा की अपील इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके विविध और सामंजस्यपूर्ण लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य में शामिल है। दुर्भाग्य से भाजपा शासन में इस सौहार्द पर हमला हो रहा है। भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़का रही है। आरएसएस के एक पूर्व नेता ईसाइयों को भड़का रहे हैं और संघ संगठन मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। पूरे भारत में संघ परिवार की तरफ से इसी तरह की कार्रवाइयां सर्वोच्च स्तर के समर्थन से दंड मुक्ति के साथ जारी है। गोवा में भाजपा की रणनीति स्पष्ट है।
गोवा की प्राकृतिक और सामाजिक विरासत पर हमला। लेकिन बीजेपी की कोशिशें बेकार नहीं जाएंगी। गोवा और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को समझते हैं और एकजुट होकर खड़े हैं। वेलिंगकर के बयान से बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। वैसे महाराष्ट्र में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जबकि विपक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान किया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीजेपी में बगावत की स्थिति देखने को मिल रही है। पार्टी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गावित ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से खबर आ रही है कि उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी को अलविदा कहने के बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए थे। कहा यह जा रहा है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा के बाद अब उन्हें विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलने की अटकलें सामने आ रही थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी में अनदेखी के चलते इस्तीफा दे दिया और अब राजेंद्र गावित के कांग्रेस में शामिल होने की खबर आ रही है, जिसे बीजेपी के लिए दोहरा झटका माना जा रहा है। तो वहीं अब उद्धव ठाकरे ने भी पूरे एनडीए की परेशानी बढ़ा दी है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बगावत करने वालों को सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद किसी भी गद्दार को पार्टी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठाकरे ने दावा किया कि राज्य के लोग विधानसभा चुनावों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को उसकी जगह दिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि 1.5 महीने बाद पार्टी से बगावत करने वाले विधायक सांसद हमारे पास नौकरी मांगने आएंगे, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं होगा। मैं चुनाव के बाद किसी गद्दार को नौकरी नहीं देने वाला। वहीं शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्य के संसाधनों की लूट का हिसाब लेगी। उद्धव ठाकरे ने बागियों को साफ चेतावनी दे दी है। चुनौती तो केजरीवाल ने भी दी है पीएम मोदी को, वो भी खुले मंच से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत लगाई। इस दौरान सीएम आतिशी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। जनता की अदालत में केजरीवाल ने बीजेपी सरकार की जमकर आलोचना की, साथ ही पीएम मोदी को चुनौती भी दे दी। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अगर प्रधानमंत्री एनडीए शासित 22 राज्यों में मुफ्त बिजली देने का ऐलान करते हैं तो मैं बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा। मोदी जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल चोर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुफ्त की रेवड़ी देने वाला चोर है या फिर रेवड़ी को अपने दोस्त को देने वाला चोर है। मैं ईमानदार हूं, इसलिए आज जनता के बीच सीना चौड़ा करके खड़ा हूं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की डबल इंजन सरकारें खत्म हो रही है। झारखंड और महाराष्ट्र में भी यही होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि लोग समझ चुके हैं कि डबल इंजन सरकार का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आकर बीजेपी कहेगी कि डबल इंजन सरकार बना लो, तब आप पूछना कि 10 साल हरियाणा में डबल इंजन सरकार रही, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि लोग उनके नेताओं को अपने गांवों में नहीं जाने दे रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि यूपी और मणिपुर में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है। यूपी में लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें आधी हो गई। मणिपुर 2 साल से हिंसा की चपेट में है। बता दें कि जनता की अदालत में सीएम आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और संजय सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित किया था। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो नवंबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव करके दिखाएं, नहीं तो मान ले कि वे हार गए, डर गए। दिल्ली का पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारती दिख रही है। इसलिए बीजेपी तिकड़मों में लगी है, क्योंकि आंकड़ों में हंग असेंबली के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी से गठबंधन करने की खबरों को हवा मिल गई है, लेकिन पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को झटका दे दिया। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद से कयासों का बाजार गर्म हो चला है। तमाम एजेंसियों और चैनलों के एग्जिट पोल्स की माने तो जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली की संभावना बनती हुई दिख रही है, यानी किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को 20 से 25, तो वहीं कांग्रेस एनसी गठबंधन को 41 से 53 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 46 है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी को लेकर अब फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है।
अब्दुल्ला ने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी से गठबंधन करने वाली कोई भी पार्टी जम्मू कश्मीर से ही गायब हो जाएगी और हमारी पार्टी बीजेपी से गठबंधन करने के बजाय विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेगी। अब इन राजनीतिक कयासों और प्रतिक्रियाओं के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 अक्टूबर को तमाम एग्जिट पोल्स सही साबित होंगे या फिर जम्मू कश्मीर की जनता कुछ और ही फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर में मतदान पूरा हो चुका है। अब अगला नंबर महाराष्ट्र झारखंड का है, लेकिन झारखंड में भी बीजेपी की राह आसान नजर नहीं आ रही। अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और एनडीए में अभी से खींचतान मच गई है। तो क्यों झारखंड में चुनाव से पहले ही एनडीए में छिड़ा घमासान? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में चुनावों की घोषणा से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ गया है। सहयोगी दलों की मांग ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बाद अब आजसू के तेवरों ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोनों पार्टियों के बीच कई विधानसभा सीटों को लेकर पेंच फंस रहा है। इनमें से एक सीट चंदन कियारी भी है। फिलहाल झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी चंदन कियारी के विधायक है। बीजेपी चाहती है कि अमर बावरी ही इस बार भी इस सीट से चुनाव लड़े, लेकिन आजसू पार्टी के पूर्व मंत्री रहे उमाकांत रजक भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उमाकांत रजक ने साफ कह दिया है कि वो चंदन कियारी से चुनाव लड़ेंगे। परिस्थितियां चाहे जो भी हो सकता है कि पार्टी बदल कर वो चुनाव लड़े। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी और आजसू के बीच तनाव बढ़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो एनडीए गठबंधन को अपनी ये सुरक्षित सीट गंवानी भी पड़ सकती है, जिसका फायदा झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जयराम महतो को मिल सकता है। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से जमीनी स्तर पर जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ी है, ऐसे में दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि वो इस सीट पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। बता दें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भी बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर झारखंड में सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो वे अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब एक तो पहले से ही झारखंड में एनडीए के हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे और अब सहयोगी दल भी तीखे तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लिए ये चुनाव आसान नहीं होने वाला। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन को। आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की घटना के खिलाफ शुरू हुआ संग्राम अब तक शांत नहीं हुआ, बल्कि एक बार फिर राज्य में तनाव का माहौल बन गया है। न्याय और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग के साथ एक बार फिर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन पर उतर गए हैं। तो क्यों डॉक्टरों ने दोबारा खोला मोर्चा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने दोबारा मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर सरकार से खासे नाराज है। उनका आरोप है कि प्रदेश की सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में नाकामयाब रही। दरअसल पिछली बार जब सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की तो उन्होंने प्रदर्शन वापस लेने के लिए सीएम के सामने 5 शर्तें रखी थी। हालांकि 3 शर्तें तो तुरंत ही मान ली गई, लेकिन अब जूनियर डॉक्टर हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही तय करने समेत अपनी 9 मांगों पर अड़े हुए हैं। उनकी मांगों में अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने, स्थायी महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती करने तथा डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की वैकेंसी जल्दी भरने की मांग भी शामिल है। उन्होंने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ममता सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं होने पर डॉक्टरों के 6 प्रतिनिधियों ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस प्रदर्शन के दौरान किसी भी डॉक्टर की हालत खराब होती है या जान भी चली जाती है तो इसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। और अब कई वरिष्ठ डॉक्टर भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। इस पर एक प्रदर्शनकारी डॉक्टर ने कहा कि हमें ये देखकर खुशी हो रही है कि लोग ये नहीं भूले हैं कि न्याय अभी तक नहीं मिला और डॉक्टरों पर हमले अभी भी जारी हैं और राज्य सरकार हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। बता दें कि 9 अगस्त को आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी महिला डॉक्टर की बर्बरतापूर्ण तरीके से जान ले ली गई थी, लेकिन मामले में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।